हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन हिस्ट्री क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया और ये पार्ट 7 है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा कि गांधी जी की जो बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का जिक्र किया और ये बताया कि अगर अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इंडियंस का सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है और इस सहयोग को हम लोगों को विड्रॉ करना चाहिए उनसे। इस कॉन्सेप्ट से, नॉन कोऑपरेशन के कॉन्सेप्ट से सारे कांग्रेस के लीडर्स सहमत थे, लेकिन उनमें इस बात को लेकर मतभेद था कि हमें काउंसिल इलेक्शन को बाइकॉट नहीं करना चाहिए। और दूसरी पॉइंट थी कि वो चाहते थे कि हो सकता है, उनका ये मानना था कि हो सकता है कि आगे चल के ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग चलाने वाले हैं ये कहीं वायलेंट रूप ना ले ले। तो गांधी जी ने समझाया कि दोनों ही चीज़ें ये संभावनाओं पे आधारित हैं और जिस तरह से संभावनाएं आएंगी उसको हम लोग फेस करेंगे इन फ्यूचर। और अंततः दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट कर लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और आगे चल के इसे जारी किया गया। उसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से ये मूवमेंट अनफोल्ड होगा, इसको भी गांधी जी ने समझाया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिंस इन जनवरी 1921। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। बहुत सारे ग्रुप्स जो थे लोगों के, उन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया फॉर कॉल ऑफ स्वराज। और उनका एक ही उद्देश्य था कि अब हम लोगों को इंग्लिश गवर्नमेंट यहाँ नहीं चाहिए और हम लोगों को स्वराज चाहिए। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट था, इसको लोगों ने अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि टाउन्स में ये किस तरह से स्प्रेड आउट हुआ ये मूवमेंट। हाउ द मूवमेंट टेक प्लेस इन टाउन्स। जो बड़े शहर थे इंडिया के उस समय, उनमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से स्प्रेड हुआ और लोगों ने कैसे इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और कैसे ये आगे बढ़ा, उसको हम लोग समझते हैं। द मूवमेंट स्टार्ट विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों का पार्टिसिपेशन सामने आया, देखने को मिला। स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बच्चे जो थे वो कॉलेज और स्कूल जाना बंद कर दिए, उन्होंने उसका विरोध किया। टीचर्स रिजाइन एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। टीचर्स ने रिजिग्नेशन दे दिया और लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस करना बंद कर दिए इन कोर्ट्स। फॉरेन गुड्स वेर बाइकॉटेड। फॉरेन गुड्स जो थे उनकी खरीद बिल्कुल इंडियंस ने बंद कर दी। उनका ये मानना था कि जो फॉरेन से गुड्स आ रहे हैं उनको हम लोगों को नहीं खरीदना है, बल्कि जो इंडिया के लोग यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके ज़रिए हम लोग जो सामान बन रही है उसको ही परचेस करेंगे। तो फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्विड सोप पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ड। जितने भी शराब की दुकानें थी, लिक्विड शॉप्स थे, उनके आगे बेंचेस वगैरह लगा के, लकड़ियाँ लगा करके उनको, उनके दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था, उनको घेर दिया जाता था चारों तरफ से। और इस तरह से उनका बाइकॉट शुरू हुआ। और साथ में हर जहाँ चौराहे होते थे वहाँ पे उस एरिया के लोग इकट्ठे होते थे और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स होते थे उनको इकट्ठा करते थे और उनको सामूहिक रूप से जला दिया जाता था। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से टाउन में प्रोटेस्ट आगे बढ़ने लगा। वैल्यू ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ड्रॉप्ड फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। जो
उससे आमदनी हो रही थी उस समय, फॉरेन क्लोथ्स से जो आमदनी इंग्लैंड में हो रही थी इंडिया में बेच करके, वो उस समय 102 करोड़ थी। लेकिन इस मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद इसमें अचानक से बहुत गिरावट आई और वो लगभग हाफ रह गए, 57 करोड़। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितना व्यापक ढंग से इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये इंग्लिश मैन्स को प्रभावित कर रहा था, इंग्लैंड को प्रभावित करने लगा। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जो यहाँ के डोमेस्टिक हैंडलूम्स के कपड़े थे और खादी के कपड़े थे, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि अब लोग फॉरेन क्लोथ्स और फॉरेन गुड्स की तरफ न जा करके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहे थे उनकी तरफ गए। जैसे कपड़ों में खादी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग खादी का प्रयोग करने लगे और फॉरेन गुड्स की जगह इंडियन गुड्स को इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप, और इसके कारण यहाँ की जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी और हैंडलूम्स थे उनके प्रोडक्शन में हम लोगों को उछाल देखने को मिला। और जबकि जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनकी उनसे जो पैसा उनको मिलता था वो लगभग आधा हो चुका था। जस्टिस पार्टी एक पार्टी थी साउथ में, मद्रास में, जस्टिस पार्टी, जिसको 1916 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये मुख्य रूप से नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, यानी ब्राह्मणों के खिलाफ जस्टिस के लिए, ये बैकवर्ड को जस्टिस दिलाने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था, जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। तो आइए देखते हैं कि इनका क्या रोल था जस्टिस पार्टी का। द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, ये मुख्य रूप से नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, यानी जो कास्ट, बैकवर्ड कास्ट थे, उनको जस्टिस दिलाने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था इन 1916। फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। उनका यह मानना था कि अब तो काउंसिल से बहुत लीडर्स बाहर हो गए हैं, और जिनमें से बहुत सारे ब्राह्मण्स थे या फॉरवर्ड कास्ट से थे। अब वहाँ पर स्थान जो है वो खाली हो गया था, और उनका मानना था कि अब हम लोगों को, यानी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, जस्टिस पार्टी के थ्रू वहाँ पर काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना स्थान, वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, और हम लोगों को कुछ पावर गेन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी पावर्स थे वो उनको कौन यूज़ कर रहा था? ब्राह्मण्स यूज़ कर रहे थे, बिकॉज ब्राह्मण्स इंजॉइंग द पावर टिल नाउ। अभी तक जो है, जो पावर्स को ब्राह्मण्स इंजॉय कर रहे थे, उनके स्थान खाली हो जाने के कारण जस्टिस पार्टी ने सोचा कि अब हम लोगों को काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ताकि हम लोगों को भी अवसर मिल सके पॉलिटिकल पावर का। और ये पार्टी आगे चल के इन 1944 में इसका नाम चेंज हो गया और द्रविड़ कड़गम इस पार्टी का नाम हो गया। तो ये पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है साउथ में। मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली शोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन इस तरह के पार्टिसिपेशंस जो थे बहुत दिन तक चालू नहीं रह पाए, क्योंकि लोगों के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने जॉब से बहुत दूर रह पाए ज़्यादा समय तक, क्योंकि उनको अपने घर परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। और जब लॉयर अपने प्रैक्टिस छोड़ दिए, टीचर्स स्कूल छोड़ दिए, आर्मी और पुलिसमैन रिज़ाइन दे दिए, तो उनके ऊपर एक आर्थिक दबाव पड़ने लगा। और जब ये मूवमेंट लंबा खींचने लगा, तब उनको ये तकलीफ़ें महसूस होने लगीं कि उनको परिवार को चलाना भी है और वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पैसे होने ज़रूरी हैं। तो ये सोचते हुए वो प्रेशराइज्ड हुए, और धीरे धीरे मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन, और धीरे धीरे शहर में ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होने लगा। पुअर पीपल वुड नॉट अफोर्ड द हाई प्राइस ऑफ खादी। खादी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे।
फॉरेन क्लोथ्स जो आते थे वो उनकी कीमतें कम थी, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बनाया जाता था और ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होता था। खादी को हाथ से बनाया जाता था चरखे की सहायता से, जिसमें समय ज़्यादा लगता था। तो नेचुरली खादी की कीमत उन क्लोथ्स की अपेक्षा ज़्यादा थी। तो लोग बहुत दिन तक खादी पर टिके नहीं रह पा रहे थे, उनके साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी उनके साथ। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड द हाई प्राइस ऑफ खादी। टीचर्स एंड स्टूडेंट बिगेन टू ज्वाइन स्कूल्स। बच्चे कितने दिनों तक पढ़ाई न करें, उनके पास भी समस्या शुरू हो गई उनके साथ कि आखिर वो पढ़ाई से कब तक दूर रह सकते हैं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था उस समय नहीं थी। इंडियंस इतने मजबूत नहीं थे कि वो अपने कॉलेजेस और स्कूल्स इस्टेब्लिश कर देते कि जिसमें जाके इंडियन बच्चे पढ़ते, लेकिन ये चीज़ें उस समय संभव नहीं थी कि इंडिया कर पाता, क्योंकि गवर्नमेंट तो इंग्लैंड की थी यहाँ पे। तो ये इन सब चीज़ों को करने के लिए पैसे भी बहुत लगते हैं, स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इन सब चीज़ों को करना एक असंभव कार्य था। इसलिए अब जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई रोक दिए थे, वो फिर धीरे धीरे स्कूलों में जाना शुरू किए। एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क, और लॉयर्स और टीचर्स भी धीरे धीरे अपने काम पे लौटने लगे। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी सेटअप। और ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि एक अलग से इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अल्टरनेटिव रूप से कि अगर हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं उन स्कूल्स को, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जा कर के पढ़ाई करें, जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो पड़ने लगा। आर्थिक दबाव में खादी की कीमतें बढ़ गई, खादी की कपड़ों की कीमत ज़्यादा थी फॉरेन क्लॉथ्स की अपेक्षा। टीचर्स और लॉयर्स और आर्मी पर्सन्स, पुलिसमैन्स, जो लोग रिज़ाइन दे दिए थे, सिविल पर्सन्स जो थे, वो फिर से अपने काम पे जाने लगे, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो चुका था उनको अपने काम को छोड़े हुए, और उनको अपना परिवार चलाना भी अब मुश्किल पड़ रहा था। तो वो लोग धीरे धीरे फिर पहले वाली स्थिति में आने लगे थे। तो बच्चों, ये तो था कि किस तरह से शुरू में तो बहुत प्रभावित किया टाउन्स में बहुत ज़बरदस्त ढंग से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता गया, और जिसके रीज़न्स हम लोगों ने देखे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।